हेलो एवरीवन, देखिए अब सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम की हम बात करते हैं। देखो सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम में क्या है, जैसे यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि एक पॉइंट से दो स्ट्रिंग होंगे, ठीक है, दो स्ट्रिंग होंगे और ये दो स्ट्रिंग कैसे होंगे, नॉन कंडक्टिंग होंगे, मतलब इस पर चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। और इन पर यहाँ पर पिथ बॉल अटैच होंगी, ठीक है, बहुत हल्की होती हैं, थर्मोकोल टाइप समझ लो ये, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जैसे मान लो ये दो स्ट्रिंग इस तरीके से हैं, ठीक है, ये दो स्ट्रिंग इस तरीके से हैं, तो ये ऐसे रहेंगे, है ना। अभी मान लो यहाँ पर क्या है, बॉल्स लगी हुई हैं इधर और चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो ड्यू टू ग्रेविटी वो ऐसे लटकी रहेंगी, है ना। अगर आप ऐसे समझना चाहो इसको तो ऐसे समझ लो, ये देखो ये इस तरीके से लटकी रहेंगी, ठीक है। ये अटैच है किसी पॉइंट पे और ये पिथ बॉल्स यहाँ पर है, ये पॉइंट से एक से अटैच है यहाँ पर और पिथ बॉल यहाँ लगी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों इसी तरीके से रहेंगी, स्ट्रिंग नीचे लटकी हुई, क्यों रहेंगी ये लटकी हुई, बताओ नीचे, क्योंकि ग्रेविटी इनको भी साथ मास है उन पिथ बॉल्स का कुछ, तो उसकी वजह से ग्रेविटी फोर्स लगेगी, वो डाउनवर्ड लगेगी, तो वो ऐसे हैं, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो उस पर चार्ज दिया हमने, चार्ज कैसा दिया हमने, मान लो सेम नेचर का दिया, मान लो दोनों पे या तो पॉजिटिव ही देंगे या दोनों पे नेगेटिव देंगे, मान लो दोनों पे पॉजिटिव दिया, तो अब ये जो पिथ बॉल्स हैं ऑब्वियसली बात है एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। तो ये रिपेल होकर कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो अटैच ही है धागे, तो ये ऐसे जाएंगे, समझ रहे हो। अगर इसको ऐसे आप समझो इसमें ये यहाँ से अटैच है तो ये ऐसे जाएंगे इस तरीके से, क्लियर, इस तरीके से जाएंगे, समझ रहे हो बात को। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई बात। और ये नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग्स हैं तो चार्ज इनके ऊपर से इसके ऊपर भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और अगर हमें इनको दूर लेके जाना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इनमें सेम नेचर का चार्ज ही रखना पड़ेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दे दो या फिर नेगेटिव नेगेटिव दे दो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, कोई दिक्कत इसमें, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सेम नेचर का चार्ज दोगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोगे तो ये तो चिपके रहेंगे अट्रैक्शन की वजह से, हमें इनको दूर वाली कहानी समझनी है, तो वो भी बात है सेम नेचर का आप चार्ज इसको दोगे, ठीक है। अब देखो जरा इतनी बात क्लियर हो गई, अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कहानी में क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग लिए और यहाँ पर उनमें क्या है, दो ये पिथ बॉल्स इस तरीके से अटैच्ड हैं, ठीक है, और इन पे हमने मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, ये इस तरीके से समझ लो, ठीक है। और ये बन ऐसे गया है, नहीं तो ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि मैं इस पर जो चार्ज ले रहा हूँ और जो मास ले रहा हूँ वही चार्ज और मास का ये वाला ले रहा हूँ मैं, पिथ बॉल सेम चार्ज है सेम मास है, ठीक है। पहले इसको समझेंगे हम। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज है, तो ये क्या हो रहे हैं, दूर दूर चले गए। इतनी बात पहले भी क्लियर की है मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग ये स्ट्रिंग्स हैं, ये वाले कंडक्टिंग जो हैं बॉल्स हैं, क्लियर, चार्ज बॉल, इसीलिए हमने इनको बोला। अब देखो जरा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला था कि मान लो ये दो स्ट्रिंग थे और ये ऐसे गए, ठीक है। अब मान लो इतने दूर चले गए होंगे, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ इस पर भी 10 चार्ज था, इस पर भी 10 चार्ज था, समझ गए। अब मैं इन दोनों पे चार्ज क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, 5 का दे रहा हूँ। तो अगर 5 का चार्ज दूंगा तो उनमें जो दूरी होगी वो इतनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अभी भी है तो इनमें रिपल्शन ही, लेकिन कम चार्ज की वजह से कम रिपल्शन है, ठीक है, तो ये दूरी कम हो जाएगी। और ज़्यादा चार्ज दूंगा तो ज़्यादा रिपल्शन होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं, बताओ, क्लियर है। अब अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो तो आपको जो मेन बात इसमें समझनी थी कि जब पहले 10-10 का जब हमने चार्ज दिया तब ये इतने ओपन थे, तब भी क्या था, ये इक्विलिब्रियम में थे। इक्विलिब्रियम में क्या, जहाँ भी ये रुकेंगे जाके, तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स 0 यहाँ भी है यहाँ भी है। जब हमने 5 कूलम का दिया चार्ज, मान लो 5 के चार्ज दिए, तब इनका ठीक है कि इनकी दूरी कम हो गई, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं हुए ये रिपेल ही है, लेकिन ये दूरी कम इसलिए हो गई क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्स कम है, तो ये वहीं रुके जाके जहाँ पर इक्विलिब्रियम मिला इनको। नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या है, 0 है, क्लियर है। 5 कूलम में इतना ओपन हो रहे हैं ये, और 10 कूलम में मान लो ये इतना ओपन हो रहे हैं, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। लेकिन रुक कहाँ रहे हैं, जहाँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है कि नेट फोर्स 0 थी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यहाँ इतनी दूरी पे रुक रहे हैं, मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैं मान लूँ r है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, क्लियर। अब इन पे फोर्सेस देखो जरा कौन सी लग रही हैं कि वो नेट 0 हो जाएंगी, देखो जरा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है तो ये वाला भी इसको रिपेल ही कर रहा है, तो मैं अगर देखूँ तो ये वाला चार्ज इसकी वजह से इधर रिपेल हो रहा है, तो ये मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, और वो कितनी लग रही है, k, दोनों चार्ज, तो q² और डिस्टेंस का स्क्वायर r², ये बन रही है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और एक फोर्स यहाँ पर ऐसे डाउनवर्ड लग रही होगी, दैट इज mg। अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कौन कर रहा होगा, जो इस स्ट्रिंग पे टेंशन लग रही है, ऑब्वियस ही बात है टेंशन तो लगेगी ना, क्योंकि ये इसे रिपेल कर रहे हैं तो खिंचाव सा रहेगा इनमें। और अब मैं ये एक ही पार्ट सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही होगा, यहाँ वाला ये सेम ही होगा, तो कहानी एक ही बात है, ठीक है ना। जो यहाँ बना रहा हूँ यही सेम यहाँ बनने वाला है, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं, क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो यहाँ पर ये टेंशन ऑब्वियस ही बात है इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रही होगी, तभी ये यहाँ रुका होगा, ठीक है। तो मतलब नेट फोर्स यहाँ पर क्या है, 0 है, तब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब ये कहानी को समझने का मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान से समझना। इन इक्विलिब्रियम
हमें पता है इन इक्विलिब्रियम जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, आपकी ज़ीरो होगी। अब नेट फोर्स कौन कौन सी है यहाँ पर देखो ज़रा, ये वाली जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कैसे बैलेंस होगी, देखो ये टेंशन है, ठीक है। अब इस टेंशन के अगर हम दो कंपोनेंट बनाएं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल किसके बीच में है, वर्टिकल और स्ट्रिंग के बीच में, तो ये वाला भी क्या है, थीटा है, सेम एंगल है, ठीक है। एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड वर्टिकल इज थीटा एंड एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स इज 2 थीटा, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये टी कोस थीटा बनेगा और इधर वाला क्या बन जाएगा आपके पास, टी साइन थीटा बनेगा। तो यानी कि अब ये वाली इसको बैलेंस कर रही होगी और ये वाली इसको बैलेंस कर रही होगी, ठीक है। मेन कहने का मतलब क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ टी साइन थीटा और ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एफ ई इक्वल टू 0, तो एफ ई मतलब मैं इस तरीके से कह रहा हूँ आपको, देखो ज़रा यहाँ पर कि नेट फोर्स जो है हमारी 0 है, तो मैं कह रहा हूँ नेट फोर्स एक्स एक्सिस वाली भी 0 होगी और नेट फोर्स वाई एक्सिस वाली भी 0 होगी। अब वो कैसे होगी देखो ज़रा यहाँ पर, एक्स एक्सिस वाली देखो कैसे होगी, जो टी साइन थीटा है ये बैलेंस कर रहा है इसको, इस वाली फोर्स को, एफ ई लिखा है मैंने, एफ लिख देता हूँ, जो कि है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। या फिर मैं इसको ऐसे लिखता, देखो टी साइन थीटा माइनस एफ है ना, अगर डायरेक्शन वेक्टर्स की दूसरी है तो ये, और नेट फोर्स 0 होगी इस तरीके से। तो बात तो यही आती ना, ये इधर जाके एफ बनता, तो वो कोई कहानी है नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो, ये भी बैलेंस कर रही है इसको, तो यानी कि ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर टी कोस थीटा इज इक्वल टू में एम जी। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो उसमें यूज़ होंगी, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में अगर आपसे को क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सब वैल्यू दी हुई है, टी निकालना है, थीटा दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो। मान लो मास दिया है तो फिर ये इक्वेशन ले लोगे आप, टेंशन निकालनी है या कुछ भी और भी निकालना है तो वो डाटा देख लोगे आप, जो भी गिवन है जिसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन लगेगी वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हमें क्या निकालना हो, मान लो हमें इस तरीके से करना हो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर मैं डिवाइड करूँ फर्स्ट एंड सेकंड को तो यहाँ से मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे आएगा देखो, टेन थीटा एफ बाई एम जी आ जाएगा। कैसे आया होगा ये, देखो इनको डिवाइड करो, टी से टी कट गया, साइन बाई कोस टेन थीटा और ये एफ है और ये एम जी है, तो एफ बाई एम जी आ गया, क्लियर है। अब अगर मैं इसमें क्या करूँ, ये मान लो हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँ, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करूँ प्लस सेकंड का स्क्वायर करूँ इक्वेशन का, तो क्या होगा देखो, टी साइन थीटा, ये इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, और इसका स्क्वायर करो, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी ना, टी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टी कोस थीटा का स्क्वायर, ऐसे ही ऐड होती है ना इक्वेशंस तो। और इधर से ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया, ये एफ स्क्वायर प्लस में एम जी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना टेंशन निकल जाएगी, देखो कैसे, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में एफ स्क्वायर प्लस में एम जी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो टी स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ये इस तरीके से आएगा और एफ स्क्वायर प्लस में एम जी का स्क्वायर ऐसे बनेगा। तो ये कितना आ गया आपके पास बताओ, टी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, तो ये बन गया एफ स्क्वायर प्लस में एम जी का स्क्वायर और टी इज इक्वल टू में अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस में एम जी का स्क्वायर। तो ये टेंशन निकल गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, कैसे, अगर ये टेंशन है तो ये सोचो ज़रा, हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है इसमें ये दो वेक्टर्स हो गए थे, इसका मतलब है ना, ये रिजल्टेंट है इनका, तो मैं इस तरीके से कर सकता था इसको। देखो यहाँ पर अगर मैं करूँ टेंशन रिजल्टेंट मतलब, ठीक है, ये ए हो गया मान लो, ये बी हो गया हमारा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 करता, cos 90 0 हो जाता, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास ये टर्म 0 हो जाती, तो ए बचता टी कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस में ये टी साइन थीटा का स्क्वायर, ये बचता अगर मैं ए बी मान रहा हूँ इनको। और टी कोस थीटा यहाँ से देख लो किसके इक्वल है, एम जी, तो एम जी का स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा किसके इक्वल है, एफ, तो एफ का स्क्वायर, ये रूट में। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको निकाल दिया, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो, ठीक है जी। इस तरीके से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये हमारे पास कुछ भी डाटा होगा तो उसके लिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, इन चारों का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है बताओ। अगर मान लो यहाँ पर आपको एंगल ना गिवन हो, क्या हो, अगर एंगल गिवन ना हो, जैसे हमारे पास इनमें ये थीटा दिया हुआ है ना, अब ये मान लो नहीं है हमारे पास थीटा, तो हम कैसे करें फिर, ठीक है। थीटा नहीं है तो देखो ज़रा, थीटा नहीं है अगर, तो देखो इफ़ एंगल इज़
नॉट गिवन, तो बस कुछ नहीं है फिर कहानी, सिंपल है। देखो अगर मैंने इन स्ट्रिंग की लेंथ एल मानी है, ठीक है, क्लियर, और ये अगर पूरी लेंथ आर है तो ये इसके मिड में ही है, तो ये r/2 बनेगी। तो अगर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूँ मैं तो निकाल सकता हूँ, साइन निकाल सकता हूँ, कोस निकाल सकता हूँ, tan निकाल सकता हूँ, सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो देखो ज़रा, अगर ये वाला ट्रायंगल मैं ऐसे कंसीडर करूँ, यहाँ पर इस तरीके से बनाया, ये मैंने, ये r/2 था, ये l था, ये थीटा, ये ऑब्वियस सी बात है 90 होगा। तो देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस बना, ठीक है। तो बेस की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, देखो तो h² इक्वल टू में b² प्लस p² होता है, तो b² इक्वल टू में h² माइनस में p², और b कितना बन जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में h² माइनस में p²। तो h कितना है l², और ये कितना है हमारे पास r²/4 हो जाएगा, है ना, r/2 का स्क्वायर। तो ये बेस आ गया हमारे पास या नहीं आ गया बताओ। तो बेस भी पता चल गया हमें, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ साइन हमें पता है p/h होता है, निकल जाएगा, p भी पता है, h भी पता है। कोस हमें पता है b/h होता है, b भी पता है, h भी पता है, और tan भी पता है हमें, p/b होता है, ये भी निकल सकता है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से ये थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या बात थी मेन जो बतानी थी मुझे आपको, क्या, देखो यहाँ पर एंगल जो थे बिटवीन स्ट्रिंग्स वो क्या है 2 थीटा, और एंगल बिटवीन, अगर हम बात करें इसमें, यहाँ लिख दो एंगल बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड वर्टिकल, वो कितना है हमारे पास, थीटा है, ये चीज़ याद रखना यहाँ भी, ठीक है। 2 थीटा 2 स्ट्रिंग के बीच का, और वर्टिकल ये होता है, और स्ट्रिंग ये है, तो इनके बीच का एंगल है थीटा। क्लियर है, बताओ आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी, ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई होगी आपके। अब यहाँ पर एक केस करते हैं, इसमें क्या, यहाँ पर करता हूँ मैं, देखो अगर जो सिस्टम है ना, ये इफ़ सिस्टम में हम क्या करें, ग्रेविटी को लें ही ना, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस बना दें अगर हम, ठीक है। तो इफ़ सिस्टम इज़ टेकन एट ग्रेविटी फ्री स्पेस, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाए तो क्या कहानी बनेगी इसके अंदर, सोचो। अगर सिस्टम क्या हो जाए हमारा, ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाए, तो मतलब क्या है, जी क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। अगर जी ज़ीरो है तो यहाँ पर ये जो टी कोस थीटा वाली कहानी है, इसमें देखो ज़रा, टी कोस थीटा इक्वल टू में एम जी है, तो जी तो ज़ीरो है, तो टी कोस थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर टेंशन तो ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज टेंशन का फॉर्मूला ये है आपके पास। अगर यहाँ जी ज़ीरो कर भी दोगे तो एफ तो बचेगा ही ना, है ना। तो टी तो ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोस थीटा जीरो के इक्वल हो सकता है। तो कोस थीटा जो है जीरो के इक्वल हो सकता है, बट टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब कोस थीटा ज़ीरो कब हो सकता है बताओ, जब थीटा कितना होगा बताओ, ज़ीरो वैल्यू कब होती है हमारे पास कोस में, 90 पे होती है, कोस 90 ज़ीरो होता है। तो अगर थीटा 90 है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाए, मतलब कि π/2 बोल सकता हूँ मैं 90 को। अगर थीटा π/2 है तो 2 थीटा कितना हो गया, मतलब ये वाला, अगर थीटा ये π/2 है तो ये जो है ना डायग्राम ऐसा बन जाएगा, अगर आप देखोगे ना, ये चीज़ रहने दो अब, ठीक है। मान लो ये पॉइंट था, यहाँ से स्ट्रिंग बंधी हुई थी, ठीक है। अब ये वाली यहाँ आ जाएगी स्ट्रिंग, और यहाँ ये वाली यहाँ आ जाएगी। मतलब क्या है, अगर ये वर्टिकल था तो थीटा तो हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री यानी कि π/2, और 2 थीटा कितना हो गया, ये 2 थीटा कितना हो गया बताओ, 180 डिग्री, दैट इज़ पाई, और ये क्या है π/2 है इसका मतलब। तो ये क्लियर है कहानी, ये एंगल बनेगा, और ये मैक्सिमम है कंडीशन, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब ये भी क्यों हुआ होगा, देखो अभी समझ में आएगी आपको बात। देखो ये हो गया 2 थीटा कितना होगा, हमने कहा पाई होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। ये क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अब अगर इसमें मैं ये चीज़ देखूं कि ये लेंथ स्ट्रिंग की कितनी थी, एल थी, ये भी एल थी, ये भी एल थी। अब अगर हम फोर्स देखें यहाँ पर, तो जो फोर्स बन रही होगी वो कितनी होगी बताओ, KQ², ठीक है, अपॉन में, अब डिस्टेंस कितना हो गया ये दोनों के बीच में, 2L, तो 2L का स्क्वायर यानी कि ये हो गया हमारे पास KQ² अपॉन में 4L²। तो एक तो फोर्स हमें ये चीज़ पता चल गई, और जो थीटा है हमारे पास, वो थीटा भी हमें समझ में आया, या तो कोई चार्ज नहीं है, तब तो मान लो जैसे हमने बात करी थी किसमें, कि जब यहाँ पर हमने देखा था कि चार्ज नहीं था, तो या तो नॉर्मली वो लटकेंगे, ठीक है। और जब हमने कहा कि ग्रेविटी फ्री स्पेस कर दी तो मैक्सिमम वो इतनी दूरी पे जा सकते हैं। तो जो मतलब ये थीटा है बिटवीन द वर्टिकल एंड द स्ट्रिंग, ये कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाई करता है आपका, ठीक है, 90 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है ये, ठीक है, और 0 डिग्री मिनिमम हो सकता है। क्लियर है इतनी बात, ये कहानी समझ में आई कि जो थीटा है वो इस तरीके से लाई करेगा। क्लियर, बताओ। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, इस पर जो फोर्स लग रही थी, ये फोर्स F इधर लग रही थी और इधर भी यही सेम फोर्स लग रही होगी। अब जो टेंशन है, टेंशन इस साइड लग रही होगी, तो ये फोर्स ही टेंशन के इक्वल नहीं हो गई, बताओ, इक्वल टू ये टेंशन के इक्वल नहीं हो गई।
चाहे यहाँ से देख लो, अगर आप यहाँ इस इक्वेशन को देखोगे तो साइन 91 होता है तो t इक्वल टू एफ हो गया, है ना। लेकिन यहाँ से भी देख सकते हो डायग्राम से कि t इक्वल टू एफ हो रहा है। बताओ क्लियर हो रही है बातें जो मैं समझा रहा हूँ आपको? बताओ। अब इसमें ये बात तो आप समझ ही गए होंगे ना, mg तो लगेगी नहीं ना फोर्स, जैसे यहाँ लग रही थी, ये तो लगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं। ग्रेविटी नहीं है तो फिर कोई कहानी बनेगी नहीं इसके अंदर। अब ग्रेविटी नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है ये फोर्स लगी नहीं रही है इसके ऊपर नीचे। तो जो भी चार्जेस मिले इसको उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम पोजीशन पे ले गए इनको। ऐसी तरीके से मैक्सिमम रिपेल हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि दो स्ट्रिंग की लेंथ इतनी है तो मैक्सिमम ये इतना ही दूरी पे जा सकते हैं फोर्सफुली अगर देखा जाए तो। क्लियर? बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको बताया जब सेम चार्जेस हैं, सेम मास है तब कहानी, और ग्रेविटी फ्री स्पेस है तब क्या कहानी है। ऑब्वियसली ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो फोर्स टेंशन के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम एंगल मिलेगा जो कि होगा हमारा दो स्ट्रिंग के बीच में तो 180, लेकिन अगर स्ट्रिंग और वर्टिकल की बात करेंगे तो हमें 90 डिग्री का मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। ठीक है, अब इसमें दो केसेस और हम करेंगे यहाँ पर, यहीं पर ही कर लेते हैं। देखो देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर आ जाए। क्या है कि अगर मास जो है वो सेम है मान लो, ठीक है, और जो चार्ज है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो देखो ज़रा, दो स्ट्रिंग इसी तरीके से थी, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, इस तरीके से हैं ये अटैच, और ये हो गया इसका वर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो चार्ज है वो है ये Q1 और M1 मास है, ये Q2 है और ये M2 मास है, जिसमें अगर मासेस तो सेम है लेकिन चार्जेस डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं एंगल भी अलग कंसीडर कर रहा हूँ, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो अभी आपको देखने में तो ऐसा महसूस होगा क्या कि अगर ये चार्ज हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा रिपेल कर रहा होगा, और ये वाला चार्ज जो है क्या है, कम है, तो इसे कम रिपेल कर रहा होगा, तो ये एंगल कम होगा, और ये इसको ज़्यादा रिपेल कर रहा है तो ये ज़्यादा इधर जा रहा होगा, तो बीटा ज़्यादा होगा, है ना। ऐसा मन में आ रहा होगा, लेकिन नहीं। आपको याद है जब हमने बात करी थी कूलम फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो ये जो फोर्स लगती है एक दूसरे पे वो बराबर होती है। मान लो ये वाली फोर्स इधर लगी आपके पास कितनी, F2 है ना, ये 2 पे लगी 1 की वजह से, और इधर लगी कितनी, F1 पे लगी 2 की वजह से, लेकिन बात तो कहानी तो सेम ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें ये tan अल्फ़ा, तो जो tan अल्फ़ा यहाँ निकलेगा वो F/mg फोर्सेस, अभी मैं मान लो अलग कह रहा हूँ इनको, तो ये F12 होगी और साथ में ये M1g होगी, और यहाँ वाला tan बीटा जो होगा उसमें फोर्स क्या होगी, F21 अपॉन में M2g होगी। अब कहानी क्या है, M1 और M2 तो इक्वल है ना, M1 और M2 तो इक्वल है, गिवन है ना, गिवन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ये जो फोर्सेस हैं ये भी तो इक्वल है, चार्जेस डिफरेंट होने से इनकी फोर्सेस थोड़ी अलग अलग हो जाएंगी, फोर्सेस तो सेम लगती हैं इन पे, बताया था आपको। फोर्स कोई, ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अगर चाहे कम ज़्यादा भी हैं चार्जेस, लेकिन दोनों पे इक्वल फोर्सेस ये लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये बराबर हो गए, तो यानी कि अगर हम देखें ये भी F के इक्वल हो गया, और ये वाला भी हम किसके इक्वल मान लें, यहाँ से M के इक्वल मान लें, तो tan अल्फ़ा और tan बीटा तो इक्वल ही हो गए ना भैया, ये फोर्सेस भी इक्वल हो गई, मासेस भी इक्वल हैं, तो ऑब्वियस बात है F/mg ही तो बन गई है या नहीं बन गई। क्लियर है इतनी बात? बताओ, क्लियर? बता दो कुछ बात। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं हमारे ये भी क्या हो गए, इक्वल ही तो होंगे ना भाई, ये इक्वल हैं तो जितना एंगल अल्फ़ा होगा उतना ही बीटा होगा ना, तभी तो इक्वल होंगे। तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल होते हैं, ये मेन कहानी आपको समझनी थी यहाँ से, कि अगर चार्जेस डिफरेंट भी हैं, कम ज़्यादा हैं, लेकिन मासेस सेम है, तो ये एंगल पे कोई चेंज नहीं होता। हाँ, एंगल पे चेंज कब आता है, जब एक कंडीशन हम यहाँ पर लगा दें, वो क्या कंडीशन लगा दें कि चार्जेस पे तो देख लिया हमने, चाहे बराबर रखो चाहे अलग रखो, तो फोर्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वल रहती है फोर्स, ठीक है। तो मैं चार्ज तो यहाँ सेम ही रख लेता हूँ, लेकिन मैं मास बढ़ा देता हूँ, एक का M1 का बढ़ा देता हूँ मास। अब देखो कहानी क्या होगी, देखो यहाँ पर समझने की बात है। देखो ये है और ये है ना, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये Q1 है, ये M1 है, ये Q2 है, ये M2 है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है, यही मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसमें कि ये tan अल्फ़ा क्या बनने वाला है, देखो फोर्स तो सेम ही थी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इधर भी जो फोर्स लगेगी इधर भी लगेगी, वो फोर्सेस तो सेम ही रहेंगे, तो दोनों में tan बीटा भी ले लूँ चाहे मैं, तो F तो सेम ही रहेगा, तो F ही लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, F1 to F21 नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे अब मासेस नहीं सेम है, मास M1 वाला ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ आएगा M1 और ये G, और यहाँ आएगा M2 और यहाँ आएगा G। ग्रेविटी तो सेम ही होगी ना, ग्रेविटी थोड़ी अलग अलग होगी, कहीं मन में आ रहा होगा यहाँ G1 G2 क्यों नहीं लगाया, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें देखना है कि हमें यहाँ पर एक्चुअल में ये चीज़ देखनी है कि एंगल क्या रहेंगे, तो मैं क्या करूँ, इनको इक्वेट करूँ। इक्वेट कैसे करूँ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, मान लो tan अल्फ़ा अपॉन में tan
बीटा डिवाइड करूँगा तो ये देखो f से तो f कट जाएगा और g से g कट जाएगा, तो इस वाले का tan अल्फ़ा का m1 यहाँ आएगा नीचे और इस वाले का ये m2 पर चला जाएगा। समझ लो ना, दिस अपॉन में दिस करूँगा तो m2 पर चला जाएगा ना, g और f तो कट जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपके समझ में आ रही है, अब यहाँ पर हमें पता है कि m1 इज़ मोर, नीचे ज़्यादा है वैल्यू, ऊपर कम है, तो ऊपर वैल्यू अगर कम है और नीचे ज़्यादा है तो आंसर लेस देन 1 ही आएगा। जैसे आप 4/5 करोगे तो 0.8 ही आएगा ना आंसर, लेस देन 1 ही आएगा हमेशा। अगर न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा तो लेस देन 1 ही आएगा। अब लेस देन 1 आया तो इसको इसके साथ अगर हम देखें तो tan अल्फ़ा इज़ लेस देन, ये tan बीटा इधर ले जाओ 1 के पास, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से हम चलो इसमें तो ये चीज़ ट्रू जाती है कि अल्फ़ा जो है लेस है बीटा से, यानी कि बीटा जो है वो ग्रेटर है एंगल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब इतनी तो बात आपके समझ में आ रही है कि ये जो डायग्राम है थोड़ा सा ऐसा बना होगा, मतलब कि अगर हम देखें इसको कि ये इस तरीके से है और ये ऐसा बना होगा, समझ रहे हो कि ये अल्फ़ा कम रहा होगा और ये बीटा थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। देखो इसका कारण क्या रहा होगा, देखो इसका मास ज़्यादा है ना, इस वाले का m1 ग्रेटर है, तो मास अगर ज़्यादा है तो इस पर ग्रेविटी वाली फोर्स ज़्यादा लगेगी, है ना, और मास इसका कम है तो ग्रेविटी से कम खींचेगी, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑब्वियस बात है बराबर ही लगेगी इसके, इस तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ mg ज़्यादा है और यहाँ mg कम है, क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, तो जिसका मास कम उसका एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा इधर चल जाएगी, और जिसका मास ज़्यादा ऑब्वियस बात है वो नीचे ज़्यादा रहेगी, है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस। इसलिए थोड़ा ऐसे बनाया 3D में, आप समझने की कोशिश करो कि ये दूर है ज़्यादा, कहीं सोचो इसकी लेंथ कम बना दी है, नहीं, ये दूर दिखाया हुआ है इसके कंपैरिजन में, तो देखने में ऐसा लगेगा ये इस तरीके से। तो मतलब क्या है कहने का कि जिसका मास ज़्यादा उसका एंगल क्या होगा, कम होगा, तो अल्फ़ा जो है हमारा लेस होगा बीटा से, बिकॉज मास जो है m1 का ज़्यादा है तो उसका एंगल कम बनेगा। तो ये बात याद रखने की। अब मैं यहाँ से आपको ये बता रहा था कि जैसे ये टेंजेंट में आया, ठीक है ना, तो इसमें तो हमने बोल दिया कि अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये सेम ही एंगल्स की भी हमने बात कर ली। लेकिन देखो एक चीज़ को समझो, अगर यही कहानी कोस में होती ना कि कोस अल्फ़ा और ये कोस ऐसे बीटा बना होता, तो अल्फ़ा जो है ना वो ग्रेटर होता बीटा से, उल्टी हो जाती कहानी। जैसे इसमें तो सेम साइन है तो अल्फ़ा बीटा का भी सेम साइन ले लिया, इसमें लेकिन डिफरेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि टेंजेंट में आप देखना tan 0 लोगे, tan 30 लोगे तो ये वैल्यू क्या बढ़ती है, एंगल बढ़ रहा है, tan 30, tan 45, tan 60, तो इनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर आप देखोगे ना tan 0 तो 0 होता है, tan 30 एंगल बढ़ गया तो वैल्यू भी बढ़ गई, 1/√3 होती है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 यानी कि 1.73। तो देख लो एंगल बढ़ रहा है तो यानी कि क्या हो रही है, वैल्यू भी बढ़ रही है। तो अगर हम यह बोल रहे हैं ना कि ये टेंजेंट इसकी वैल्यू जो है पूरी इंक्रीजिंग में है क्योंकि एंगल भी इंक्रीजिंग में चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोस में आप देखोगे ना, कोस में उल्टा है, देखोगे अगर आप कोस 0 1 होता है, ठीक है। अब कोस 30 एंगल बढ़ गया और कोस 30 की वैल्यू है √3/2, 1 से भी वैल्यू कम हो गई, एंगल बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रही है कोस में, अगर हम 0 देखें, कोस 30 देखें, कोस 45 देखें, कोस 60 देखें, कोस 90 देखें, तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है। लेकिन सिंगल एंगल देखो 30 हो रहा है, 45 हो रहा है, 60 हो रहा है, तो ये तो एंगल बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू जो है कोस में वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर अगर हमने बोला कि कोस बीटा ज़्यादा है और कोस अल्फ़ा कम है, तो कोस बीटा ज़्यादा कब होगा, जब बीटा की वैल्यू कम होगी और अल्फ़ा की ज़्यादा होगी। कोस अल्फ़ा की वैल्यू कम कब होगी, जब अल्फ़ा क्या होगा हमारा, कोस अल्फ़ा की वैल्यू मैं क्या कह रहा हूँ, कम कब होगी, जब अल्फ़ा क्या होगा, ज़्यादा। अगर आप देखोगे ना कोस 60 1/2 होती है वैल्यू, अगर हम देखें कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये कम है ना, कोस 60 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। और अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, कोस 90 से, कोस 90 से, तो ये 0 है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, एंगल ये कम है ये ज़्यादा है ना, लेकिन पूरे की वैल्यू देखो कोस 60 और ये कोस 90 अगर देखो आप, तो ये 1/2 है, ये 0 है। तो यहाँ पर एंगल इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, 1/2 है 0 है। तो इसका मतलब अगर हमने कहा ये पूरी वैल्यू कम है, तो कम का मतलब क्या है कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू अगर हम कह रहे हैं कम है तो मतलब ये 0 वाली वैल्यू है ना, पूरे एंगल मतलब कोस 90 की अगर हम कह रहे हैं कि 0 है, ठीक है, लेकिन एंगल तो बड़ा ही है ना, ठीक है। इनको कंपेरिजन ऐसे कर लो, यहाँ कोस रखो आप 90 और लेस देन कोस 60, तो यही चीज़ है ना, कोस 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, कोस 90 0 है, तो वैल्यू तो सही है बात की, इस पूरे की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एंगल देख लो ना, एंगल कौन सा बड़ा है, ये 90 बड़ा है ना 60 से, तो हमने उल्टा लिखा है। यहाँ पर बात आ गई होगी समझ में, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ है, ठीक है। tan अल्फ़ा की पूरे की वैल्यू देख रहे हैं, tan बीटा की पूरे की वैल्यू देख रहे हैं, जैसे tan 60 की क्या होती है, tan 30 की क्या होती है, ठीक है। तो वो वैल्यू इंक्रीज़ ही कर रही है, जैसे कि हमारा एंगल भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वैल्यू है हमारी वो डिक्रीज़ करती है कोस में, जैसे कि हमारा एंगल बढ़ता है, ठीक है, डिक्रीज़ करती है। साइन में भी सेम टेंजेंट वाली कहानी है, एंगल बढ़ता है तो उसमें वैल्यूज़ भी क्या होती हैं,
बढ़ती ही हैं, ठीक है, पूरी की पूरी sin 30 sin 60 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है इनका, एंगल्स का भी और उनकी वैल्यूज़ का भी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कैसे हमने कंपैरिजन किया एंगल्स का, बार बार कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और ये भी मैंने आपको बता दिया ये अल्फ़ा जो है हमारा कम क्यों है, क्योंकि इधर मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा रहेगा तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ रखेगी, ज़्यादातर डाउनवर्ड रखेगी, तो ये एंगल इतना बढ़ेगा नहीं, समझ रहे हो, ये बढ़ेगा क्योंकि इधर ग्रेविटी कम है, ये दूर जाएगा थोड़ा। क्लियर है। तो याद क्या रखना है इसके अंदर, अगर हमारे चार्जेस डिफरेंट हैं और मासेस सेम है तब एंगल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे जो मास है वो डिफरेंट है और चार्ज हमारा सेम है, समझ रहे मैंने क्या कहा, चार्ज डिफरेंट है मास सेम है तो कोई एंगल में फ़र्क नहीं, लेकिन मास डिफरेंट है चार्जेस सेम है तो फिर जिसका मास ज़्यादा उसका एंगल कम बनेगा उस साइड का, ठीक है। यही सब कहानियाँ हैं, बताओ। तो इसके हम क्वेश्चन भी कुछ कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना करो जो मैंने आपको बात समझाई है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी तो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही है ना, तो ये भी चीज़ है, तो इंटरेस्टिंग भी था, मज़ेदार था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ओके, थैंक यू।